भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपकी 10 नंबर से लेकर 12 नंबर तक कवर कर देगी। आपको जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बाल विकास में अलग से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी में आपको जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसीलिए आज की वीडियो में हम प्रीवियस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकारी अध्यापक चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें। इसके बराबर में जो बेल आइकॉन बन के आता है उसको ऑल पर सेट कर लें। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वहां के आपके एग्जाम से रिलेटेड हम न्यूज डालते रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस की सहायता से, प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की पूरा करवा दूंगा। आपके टोटल प्रश्नों में से कितने सही हैं ये लास्ट में वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है। पहला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है औपचारिक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, चौथा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कौन सी अवस्था है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाएं दी हैं और वो किस चीज की संज्ञानात्मक अवस्था है? बौद्धिक विकास की। जो बच्चे का बौद्धिक विकास होता है उसकी टोटल 4 अवस्थाएं हैं। कौन सी अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? बात आई है चिंतन प्रारंभ करने वाली, है ना। तो तार्किक रूप से चिंतन की बात आई है। तार्किक रूप से चिंतन बच्चा कौन सी अवस्था में करता है? चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 है, 4 डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना। यह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो बौद्धिक विकास की अवस्थाओं में तीसरी अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को वैचारिक अवस्था भी कहते हैं और इस अवस्था की जो आयु है वो 7 से 11 वर्ष होती है। पहली जो अवस्था होती है संवेदी प्रेरक, उसकी आयु होती है 0 से 2 वर्ष। दूसरी जो अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक, उसकी आयु होती है 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष और चौथी जो अवस्था होती है ना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको आप औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, अमूर्त चिंतन अवस्था भी कहते हैं, उसकी आयु होती है 11 से 15 वर्ष। तो जीन पियाजे के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, जिसमें जीन पियाजे ने बताया है कि तार्किक रूप से जो चिंतन प्रारंभ होता है वो मूर्त संक्रियात्मक यानी कि तीसरी अवस्था में हो जाता है और अमूर्त चीजों के प्रति जो चिंतन होता है वो आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है, लास्ट वाली अवस्था में। ठीक है, इन सब के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। चलिए, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो बौद्धिक विकास की, जैसे मैंने आपको बोला ना, ये देखो प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया है जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि जीन पियाजे ने कौन से विकास की अवस्थाएं दी हैं तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं। किसने दी हैं? जीन पियाजे। दूसरे वाले का भी आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। दूसरे वाले का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए कोहलबर्ग की अगर बात करें तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है जिसमें 3 अवस्थाएं दी हैं। 3 अवस्था में 6 स्तर दिए हैं। 3 अवस्थाएं हैं, 6 स्तर इसमें दिए हैं, प्रत्येक अवस्था में 2 स्तर दिए हैं। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। यह थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, सीटेट में पूछ लिया गया था, ट्रिकी क्वेश्चन है। उसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला गया था कि तार्किक रूप से, है ना, इसमें बोला गया है अमूर्त संकल्पना, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में चिंतन, तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। प्रारंभ करने की बात और दी गई है यहां पर। बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में मूर्त संक्रियात्मक होगा, औपचारिक संक्रियात्मक होगा, संवेदी प्रेरक होगा या फिर पूर्व संक्रियात्मक होगा? देखिए,
यहां पर संवेदी प्रेरक जो अवस्था है वो तो पहली अवस्था है, उसमें तो बच्चा चिंतन कर नहीं सकता। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें बच्चा केवल विचार करता है, अनुकरण करता है ना, और खेल खिलौनों से रंगों को पहचान कर तार्किक थोड़ा सा जो चिंतन है उसका वो दिखाई देता है। तो इस अवस्था में जो पूर्व संक्रियात्मक है ये दूसरी अवस्था है, इसमें भी बच्चा अमूर्त चीजों के प्रति चिंतन प्रारंभ नहीं करेगा। अमूर्त चीजों के प्रति पूर्ण रूप से चिंतन बच्चा करता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, लेकिन प्रारंभ कौन सी अवस्था में करता है? मूर्त संक्रियात्मक में। किस में करता है? मूर्त संक्रियात्मक में। ये जो अवस्था है या ना आपकी पहली मूर्त संक्रियात्मक, अगर किसी प्रश्न में यह बोल दे कि चिंतन प्रारंभ करने वाली बात आए या फिर मूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन वाली बात आए तो आपको मूर्त संक्रियात्मक ही लगाना है। अगर बोल दे कि अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में पूर्ण रूप से चिंतन कर लेता है तो पूर्ण रूप से चिंतन कर पाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जिसकी आयु 11 से 15 वर्ष है। यह चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है और कंफ्यूजिंग प्रश्न ही सीटेट में पूछता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? जो इंद्रिय गामक अवस्था है जिसको आप संवेदी पेशीय अवस्था भी कहते हैं, दो नाम है इसके, ठीक है। इंद्रिय गामक, इंद्रिय पेशीय, संवेदी पेशीय, है ना। इसकी आयु 0 से 2 वर्ष है और किसकी अवस्था है ये? बौद्धिक विकास की पहली अवस्था है। किसने दी है? जीन प्याजे ने। जीन प्याजे कौन थे? जीव शास्त्री। कहां के जीव शास्त्री थे? स्विट्जरलैंड के। उन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? अपने बच्चों पर। इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी बोला जाता है और इनकी जो पुस्तक है वो है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है जो पहली अवस्था है इंद्रिय गामक अवस्था, वो किसके साथ संबंधित है? इस अवस्था में बच्चे सामाजिक मुद्दों से सरोकार करते हैं, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण करते हैं, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता होती है इसमें, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता होती है। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर क्या होगा। देखिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। इसमें बच्चा क्या है? अनुकरण करता है, अपनी स्मृति में चीजों को लाता है, मानसिक जो प्रक्रिया है वो करता है, यानी कि चीजों को देख देख कर, है ना, उनको समझकर चीजों को सीखता है। सामाजिक मुद्दों से सरोकार नहीं कर पाएगा बच्चा। इंद्रिय गामक अवस्था की आयु 0 से 2 वर्ष होती है। 2 वर्ष का बच्चा तार्किक रूप से समस्या समाधान कर सकता है? नहीं कर पाएगा। विश्लेषण करने की योग्यता, विश्लेषण कर सकता है? नहीं कर सकता। ये सारी चीजें वो नहीं कर सकता, है ना। चलिए फोर्थ वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे है प्रश्न आपका कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करता है। कैसे? कैसे व्यवहार किया जाना है इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में फिफ्थ वाले का आंसर क्या होगा। नैतिक मूल्यों का बच्चे में विकास करना है, उसको बताना है कि क्या सत्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, सारी चीजें नैतिक चीजों का उसको बताना है, ठीक है। उसके अंदर ईमानदारी लानी है आपको, उसके अंदर नैतिकता आपको लानी है ना। तो कैसे करेंगे इसका सृजन आप? देखिए पहला ऑप्शन तो कट गया, कठोर निर्देश देना। निर्देश देना अपने आप में नेगेटिव होता है और कठोर निर्देश दिए जा रहे हैं तो ये तो और ज्यादा नेगेटिव है। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर आप नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं? नहीं किया जा सकता। बच्चे के व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नियम बनाना अपने आप में क्या है? नेगेटिव चीज है, तो ये भी कट गया, तीनों कट गए। नैतिक मुद्दों पर उनसे चर्चाएं करवाओ और उनको शामिल करो इन चर्चाओं में, ठीक है। इस तरीके से आप नैतिक मूल्यों का विकास बच्चे में कर सकते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग ने। किसने दिया है? कोहलबर्ग ने। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। कोहलबर्ग से बहुत सारी चीजें हैं। नैतिक विकास की कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं थी? पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, है ना। और कोहलबर्ग ने बोला था कि जो नैतिकता है बच्चे में 4 वर्ष से शुरू होती है। 4 वर्ष के पहले का जो बच्चा होते हैं उसमें नैतिकता नहीं होती है, और 0 से 2 वर्ष का जो बालक होता है ना उसमें नैतिकता बिल्कुल शून्य होती है, बिल्कुल नहीं होती, शून्य होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, यानी कि वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उसका निचोड़ पूछा गया है कि उसका निचोड़ क्या है। ऑप्शन 1 कह रहा है कि प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धि उनके बुद्धि लब्धि से कम होता है, सहयोगात्मक समस्या समाधान, सहयोग की मदद से समस्या का समाधान किया जाए, या फिर प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। दत्त कार्य का मतलब होता है यहां पर गृह कार्य से मतलब होता है, जैसे जो वर्क होता है ना, होमवर्क होता है, ऐसे ही दत्त कार्य होता है। ठीक है, बताएंगे वाइगोत्स्की के सिद्धांत का क्या निहितार्थ है। देखिए सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। क्या है? ऑप्शन नंबर 3, सहयोगात्मक समस्या समाधान। जो बच्चा समस्या का समाधान करता है वो किसकी सहायता से करता है? सहयोग से, है ना। इसको वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? संभावित विकास का क्षेत्र, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। और वाइगोत्स्की से बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको याद करने हैं। सबसे पहला फैक्ट तो यह है कि वाइगोत्स्की की एक पुस्तक है लैंग्वेज एंड थॉट, है ना। कौन सी पुस्तक है? लैंग्वेज एंड थॉट। इनका सिद्धांत कौन सा है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, है ना। सामाजिक संरचना का सिद्धांत भी इनका नाम है। और वाइगोत्स्की ने किस चीज पर बल दिया है? वाइगोत्स्की ने समाज पर बल दिया है कि बच्चा समाज में रहकर सीखता है, अपने परिवेश में रहकर सीखता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जब स्वयं से बातें करता है तो वाइगोत्स्की उसको प्राइवेट स्पीच या फिर व्यक्तिगत वाक कहते हैं, और जीन पियाजे उसको संज्ञानात्मक बात कहते हैं, संज्ञानात्मक वाक है उनके लिए। और बच्चा जब खुद से बात करता है, इसका प्रश्न भी आएगा, मैं आपको वहां पर समझा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की से आपका जो स्कैप फोल्डिंग है, ढांचा निर्माण, वो ज्यादा पूछा जाता है, उसको भी हम आगे देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं, सुबह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। अपने स्कीमा में क्या कर लिया उसने दाल चावल को? सबसे पहले तो आपको स्कीमा पता होना चाहिए कि स्कीमा किसे कहते हैं, है ना। और दाल चावल को उसने अपने स्कीमा में क्या कर लिया है? देखिए स्कीमा होता है कि जब आपके मस्तिष्क में कुछ भी क्रिया चल रही होती है ना, कोई काम करने से पहले, उसको स्कीमा कहते हैं। स्कीमा में सारी चीजें चलती हैं। तो दाल चावल खाने को उसने अपने स्कीमा में क्या किया है? अंगीकार किया है, समायोजित किया है, अनुकूलित किया है, या फिर समुचितता कर लिया। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में 7 वाले का आंसर क्या होगा। देखिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 है। क्या है? ऑप्शन नंबर 3, अनुकूलन। अनुकूलन करना बोलता है किसी चीज को कस्टमाइज कर लेना, यानी कि उसने दाल और चावल खाने को अपने स्कीमा में अनुकूलित कर लिया है। उसको पता लग गया है कि कैसे मुझे दाल चावल खाने हैं। ठीक है, तो ये होता है अनुकूलन। अच्छा, अनुकूलन का ही पार्ट होता है समायोजन। समायोजन क्या होता है कि पुरानी जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपने उसमें संशोधन करके नई इंफॉर्मेशन को जोड़ लिया है, तो वो हो गया आपका समायोजन। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। समायोजन किसको कहते हैं? कि पुरानी जानकारी में नई जानकारी मिलाना, किस तरह से? संशोधन करके। जैसे आपने बच्चे से बोला कि देखो ये बिल्ली है, काले कलर की बिल्ली है, आपने दिखाई, देखो ये बिल्ली है। फिर सफेद बिल्ली भी आ गई उसके सामने, फिर बोलेगा ये कौन है? आप बोलोगे ये भी बिल्ली है। तो उसको पहले जानकारी थी कि बिल्ली काली कलर की होती है, अब उसने पुरानी जानकारी जो थी उसमें संशोधन किया। अब उसको पता लग गया कि बिल्ली काली और सफेद दोनों होती है। इसको कहते हैं समायोजन। और एक होता है समावेशन। अनुकूलन के 2 पार्ट होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। अनुकूलन के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है समायोजन, यानी कि 2 तरह से करते हैं इसको, और दूसरा होता है समावेशन। समावेशन होता है पुरानी जो जानकारी है उसमें नई जानकारी तुरंत ऐसे की ऐसी ऐड कर लेना, यानी कि पुरानी जानकारी आपके पास थी, एक और नई जानकारी आपने ऐड कर ली। मान लीजिए सामने काली, मान लीजिए बिल्ली है, कलर छोड़ दीजिए, बिल्ली है। बच्चा बोलेगा ये क्या है? आप बोलोगे बिल्ली है। फिर कुत्ता आ गया, बच्चा बोलेगा अब ये कौन है? बिल्ली जैसा, तो आप बोलोगे कुत्ता है। तो बच्चा समझ जाएगा कि बिल्ली थोड़ी छोटी होती है, कुत्ता थोड़ा बड़ा होता है। तो दोनों चीज अलग अलग हैं। संशोधन नहीं करना पड़ा उसको, उसने जानकारी नहीं ऐड कर ली। इसको बोलते हैं समावेशन। समायोजन वो होता है, एडजस्टमेंट वो होता है पुरानी जानकारी में संशोधन करके नई जानकारी ऐड करना।
अनुकूलित वो होता है कि दाल और चावल खाना उसको बता दिया कैसे होता है, ठीक है, उसने तुरंत ग्रहण कर लिया। चीजों को ग्रहण करना अनुकूलित होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट्स में बता देना, इसको भी और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। अब आपने वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत तो पढ़ा है, अब आपको और भी चीजें पता करनी है कि उस सिद्धांत पर इनमें से कौन सी चीज आधारित है। सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। देखिए, इसका जो सही जवाब है वो मैं आपको बता देता हूं। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 2, पारस्परिक शिक्षण। क्या है पारस्परिक शिक्षण? वाइगोत्स्की किस पर बल देते हैं? सामाजिक समाज में बच्चे का विकास होता है, ठीक है, और वाइगोत्स्की किस पर बल देते हैं कि अपने परिवेश में बच्चा सहयोग की मदद से क्या है, अपने कार्य करता है। ठीक है, तो पारस्परिक शिक्षण ये होता है, पारस्परिक शिक्षण में जो छात्र होते हैं उनको थोड़ी सी सहायता देकर उनको मजबूत और उनको इस योग्य बनाया जाता है कि ताकि वो अपनी समस्या का समाधान कर सकें, अपने कार्यों को कर सकें। इस चीज को हम पारस्परिक शिक्षण कहते हैं और ये उसी सिद्धांत पर आधारित है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है ना। तो 8th वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्न में से कौन सा पहलू की उपेक्षा की गई है? जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है उसमें से किस पहलू की उपेक्षा की गई है मैं आपको बता देता हूं। उपेक्षा करना का मतलब होता है इग्नोर करना। ठीक है, इग्नोर करना। तो वाइगोत्स्की ने किस चीज को इग्नोर किया है? सामाजिक को, सांस्कृतिक को, जैविक को या फिर भाषाई को? बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। 9th वाले का आंसर क्या होगा? बड़ा इजी है, इसमें जैविक को इग्नोर किया है, वो जैविक वाली बात उन्होंने की नहीं है। उनका सिद्धांत का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। समाज में रहकर, समाज की संस्कृति से जुड़कर, समाज की भाषा के साथ बच्चे का विकास होता है। जैविक चीज पर उन्होंने बात ही नहीं की है, जैविक अजैविक पर, है ना। तो ये सारे उनके सिद्धांत के पहलू हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, परिवेश, है ना, ये सारी चीजें। 9th वाले का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। 10वां प्रश्न देखिए। 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं, 1 वर्ष तक का जो बच्चा होता है जब अपनी आंख से सोचेगा, अपने कान से सोचेगा, अपने हाथ से सोचेगा, तो निम्न में से कौन सा स्तर शामिल होता है इसमें? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित या फिर इंद्रिय गामक स्तर, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक स्तर? बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। आंख, कान, नाक, हाथ से सोचना, ये किस अवस्था में आता है? देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, ये पहला ही थर्ड आंसर होगा इसका 10th वाले का, इंद्रिय गामक या फिर इंद्रिय जनित अवस्था। इंद्रिय गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा जो सोचता है वो अपनी आंख, कान, नाक से सोचता है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा है। इसमें जो बच्चा होता है वो देखकर सीखता है, स्पर्श करके सीखता है ना। तो ये सारी चीजें हैं, स्वाद के माध्यम से सीखता है, क्रिया नहीं करेगा, बस देखेगा और सीखेगा, अनुकरण करेगा, सीखेगा, स्पर्श कर लेगा, हाथ उसको लगा लेगा किसी चीज को सीखने के लिए, है ना। तो जो भी नॉलेज है वो कैसे ग्रहण करता है? आंख से, कान से, देखकर, स्पर्श करके। छोटा बच्चा ही तो होता है 0 से 2 साल का। तो 10वें का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। मान लीजिए कक्षा में एक पिकनिक की बात चल रही है और जो रिया है वो क्या है, ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया जा सकता है। यानी कि नियम जो बनाए गए हैं पिकनिक के लिए उनमें संशोधन करने वाली बात है। यहां पर बात यह है कि जो रिया है वो ऋषभ से सहमत नहीं है, उसके जो भी नियम बनाए गए हैं उनसे सहमत नहीं है। यह सहपाठी विरोध, जो रिया यह सहपाठी विरोध कर रही है, पियाजे के अनुसार निम्न में से किससे संबंधित है? ये क्या है पियाजे के अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार ये चीज क्या है?
विषमांगी नैतिकता कहते हैं इसको, जीन पियाजे। संज्ञानात्मक परिपक्वता कहते हैं इसको, जीन पियाजे। प्रतिक्रिया इसको कहते हैं, या फिर सहयोग की नैतिकता। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में 11 वाले का आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सहयोग की नैतिकता। यानी कि वो क्या कर रही है, उसका सहयोग चाहती है। ठीक है, इसको सहयोग की नैतिकता बोलते हैं। सहयोग की नैतिकता को जीन पियाजे ने अपनी पुस्तक में थोड़ा सा अलग से डिस्कस किया है। उन्होंने बोला है कि जो सहयोग की नैतिकता है वो पाई जाती है 7 से 10 वर्ष के बालकों में। 7 से 10 वर्ष के बालकों में सहयोग की नैतिकता पाई जाती है। इसको जैसे नैतिकता दिखाने के लिए, सहयोग के लिए लोग एक दूसरे का विरोध भी करते हैं, है ना। तो नैतिकता यहां पर इसलिए की जाती है क्योंकि वो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। इसको बोलते हैं सहयोग की नैतिकता। ठीक है, तो यहां पर जो रिया है वो मदद ही तो करना चाह रही है, सहयोग करना चाह रही है। चलिए 11 वाले का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, एक चीज और है, विषमांग नैतिकता भी एक संप्रत्यय है। ये भी है जीन पियाजे का ही है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि विषमांग नैतिकता क्या होती है। विषमांग नैतिकता एक प्रकार की नैतिकता होती है, और ये भी क्या है, ये पाई जाती है 4 से 7 वर्ष के बालकों में। ठीक है, ये है विषमांग नैतिकता। यानी कि विषम चीज यानी कि बच्चे इसमें इस तरह की नैतिकता दिखाते हैं कि उनके सामने बोल दिया जाएगा कि जो जीव होती है ना, उनको मारना पाप होता है ना। तो वहां पर वो नैतिकता होती है। विषमांग नैतिकता का मतलब है कि बच्चे से बोल दिया जाएगा कि किसी जीव को मारना पाप है। तो 4 से 7 साल का बच्चा है, उसको ये चीज सिखाई जाती है कि किसी भी जीव को मारना क्या है, पाप है। तो इस तरह की नैतिकता वहां पर दिखाई जाती है, उसको विषमांग नैतिकता कहते हैं। ठीक है, 4 से 7 वर्ष के बालकों में ये होती है। ठीक है, और ये निश्चित होती है। ठीक है, याद रखना, निश्चित होती है। बच्चे को बता दिया ना कि चींटी को मारना पाप है, तो वो चींटी को कभी मारेगा नहीं, निश्चित होती है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। जितना संभव हो उतनी आकृति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्थित होता है, बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। 12th वाले का आंसर क्या होगा। और बड़ा ही सिंपल सा है, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स की सहायता से आप कर सकते हैं। देखिए परीक्षाओं का सुनिश्चित परीक्षाओं का आयोजन करना, परीक्षा को आयोजन है ना, पहले वाले में कट गया। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारस्परिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, या फिर एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। मैंने आपको बताया था ना, वातावरण उपलब्ध कराना, कोई भी चीज उपलब्ध कराना, और वो चीज पॉजिटिवली उपलब्ध कराई जा रही है, तो वही आंसर होता है ना। देखो बड़ा आसान है, समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण बच्चों को उपलब्ध कराओ, तो ये चीज ज्यादा है संज्ञानात्मक विकास में। ठीक है, आंसर हो गया 12th वाले का ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अटपटा सा क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। कौन से स्तर में नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, यानी कि नैतिकता कम होती है, नहीं होती है, कौन से स्तर में। मैंने आपको बताया कोहलबर्ग के 3 स्टेजेस उसने बताई हैं। पहली है पूर्व परंपरागत, जिसमें जैसे पहली जो स्टेज है पूर्व परंपरागत, उसमें नैतिकता बच्चा 2 तरीके से दिखाता है। एक तो दंड से बचने के लिए, है ना, दंड से बचने के लिए नैतिकता दिखा रहा है, उसमें नैतिकता नहीं है। उसको पता है कि उसके जो माँ बाप हैं उसको डांट लगेगी, उसको पिटाई हो जाएगी उसकी, इसलिए वो नैतिकता दिखाता है। और दूसरा है अपने खुद के लिए, सेल्फ सेंटर्ड के लिए। ठीक है, दंड से बचने के लिए दिखाएगा और एक खुद से दिखाएगा। और दूसरी अवस्थाओं में जो नैतिकता बच्चा दिखाता है वो, जैसे मान लीजिए उसको पता है कि मैं नैतिकता नहीं दिखाऊंगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ठीक है, अच्छा लड़का या फिर अच्छा लड़की बनने के चक्कर में नैतिकता दिखाएगा लास्ट में। यानी कि यहां पर यह बात की गई है कि बच्चे में जो नैतिकता होती है वो होती नहीं है, ठीक है, उसको दिखानी पड़ती है। आपको जब मैं जीन पियाजे का वो पढ़ाऊंगा नैतिक विकास का सिद्धांत, तो मैं आपको उसमें बताऊंगा, उन्होंने भी ये सिद्ध कर दिया था कि बच्चे में नैतिकता होती नहीं है ना, वो अलग अलग चीजों की वजह से नैतिकता दिखाते हैं, उनमें नैतिकता नहीं होती है। तो यहां पर बोला गया है कि अनुपस्थिति किस अवस्था में, किस स्तर में
नैतिकता की अनुपस्थिति देखने को मिलती है। तो यहां पर इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 1, स्तर 1। देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर यानी कि स्तर 1 आंसर इसलिए था क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है उसमें नैतिकता नहीं होती है, बड़ा होता जाता है उसको नैतिकता दिखानी पड़ती है, उसमें थोड़ी सी नैतिकता बढ़ती जाती है। तो जो स्तर 1 है सबसे कम नैतिकता, कम उपस्थिति स्तर 1 में ही होती है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? देखिए अभी मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जो जाना जाता है? यानी कि आपके माइंड में बहुत सारी जानकारी पहले थी, अब उसमें नई जानकारी आप और ऐड कर रहे हैं, इस चीज को क्या बोला जाता है? समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातकरण या फिर संगठन? बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। देखिए जीन पियाजे के सिद्धांत का संप्रत्यय है आत्मसात्मीकरण या फिर आत्मसातकरण। एक ही नाम है, आत्मसात्मीकरण बोल दे या फिर आत्मसातकरण बोल दे। इसका मतलब ही होता है कि पुरानी इंफॉर्मेशन में नई इंफॉर्मेशन को ऐड करना, है ना। लगभग ये समावेशन के तरह होता है आत्मसात्मीकरण। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना कि बच्चा काली बिल्ली और सफेद बिल्ली में जो अंतर होता है उसको समझ जाता है कि ये भी सफेद बिल्ली है और ये काली बिल्ली है, दोनों इंफॉर्मेशन उसने ग्रहण कर ली, इसको बोलते हैं आत्मसात्मीकरण। ठीक है, जीन पियाजे के सिद्धांत का संप्रत्यय है ये, है ना। बहुत सारे संप्रत्यय हैं। आत्मसात्मीकरण में आपको पता होना चाहिए क्या होता है, समायोजन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, स्कीमा जिसको पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं, स्कीमा मतलब पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन ऐड होती है उसको स्कीमा कहते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। वस्तु स्थायित्व आपको पता होना चाहिए। संक्रिया करना क्या होता है आपको पता होना चाहिए। संक्रिया में ये होता है कि बच्चा क्या है, किसी भी तरह की क्रिया कर रहा होता है, उसमें उसी क्रिया को बार बार कर रहा होता है, संक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए माचिस का टुकड़ा है बच्चे के पास, उसने माचिस का टुकड़ा लिया, माचिस की तीलियां सारी निकाल के फेंक दी, फिर दोबारा से उसको भरने में लगाए, तो कोई एक चीज होगी उसको बिगाड़ेगा फिर बनाएगा, बिगाड़ेगा फिर बनाएगा, उसको बोलते हैं संक्रिया। वस्तु स्थायित्व ये बोलते हैं कि जैसे सामने उसकी कुछ वस्तु रखी है तुरंत उसको हटा दो, तो भले ही सामने नहीं हो लेकिन उसके दिमाग में वो छपी रहती है, उसको लगता है कि वो वहीं पर है, इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। ये बहुत सारी चीजें हैं, आपको सारी चीजें सीखनी है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? व्यक्ति के जो संज्ञानात्मक विकास उसका होता है, सोचने समझने की जो शक्ति का विकास होता है, उसको कौन सी चीज प्रभावित नहीं करेगी? भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, क्रियाकलाप? बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। 15 वाले का आंसर क्या होगा? देखो बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है सारी चीजें उसको प्रभावित करती हैं, लेकिन सामाजिक जो अनुभव होते हैं वो उसको प्रभावित नहीं करते। सामाजिक अनुभव में तो मतलब ये छोटा सा पार्ट है, क्रियाकलाप में ही आ जाएगा। क्रियाकलाप कर रहा है बच्चा पूरे जीवन भर में, क्रियाकलाप कर रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। सामाजिक अनुभव भी कर रहा है और फिजिकल वर्क भी कर रहा है, सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। भाषा तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेगी, बिना भाषा के तो कुछ होगा ही नहीं। परिपक्वन, परिपक्वता, जैसे बच्चे में परिपक्वता आती जाएगी वैसे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास आता जाएगा, उसमें और ज्यादा होता जाएगा, है ना। क्रियाकलाप जो भी करेगा तो वो तो उसको प्रभावित करेगी। गंदे क्रियाकलाप, उल्टे सीधे क्रियाकलाप करेगा तो संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होगा कि नहीं होगा? ये सामाजिक अनुभव उसी में आ जाता है। ठीक है, सामाजिक अनुभव अलग से कुछ नहीं है। 15 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं पार्श्वकरण, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या फिर इसको सहारा देना बोलते हैं। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में क्या होगा? देखिए दो चीज होती हैं, आपने वाइगोत्स्की के सिद्धांत में दो चीज पढ़ोगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, जिसको आप समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है मैं आपको बता देता हूं। जब बच्चा कोई अपना कार्य करता है, अपनी किसी समस्या का समाधान करता है, तो उसमें जो शुरुआत में
आंशिक रूप से जो सहायता दी जाती है उसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। लेकिन जब बच्चा यही है कि पूरा काम ही नहीं कर पा रहा है, पूरा काम उसको वयस्क की सहायता से करना है, उसको सहारा देना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहारा देना। भाई शुरुआत में जो मार्गदर्शन उसको मिला, छोटा सा उसको थोड़ी सी जरूरत पड़ी, उसने मार्गदर्शन लिया और अपना काम कर लिया, इसको तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। लेकिन पूरा कार्य उसने मार्गदर्शन में किया है, इसको सहारा देना बोलते हैं। ठीक, या दोनों बातें आपको समझ में आ गई? आपको कंफ्यूजन नहीं होना। सीटेट ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही माना था। बहुत बच्चे इसका आंसर समीपस्थ विकास का क्षेत्र करके आए थे। इस बार के जो सीटेट में जो बाल विकास के प्रश्न आते हैं वो थोड़े से अच्छे आने लगे हैं। ठीक है, चलिए आंसर होगा 16 वाले का ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि सीटेट ने इसको सहारा देना ही माना है। सीटेट ने इस प्रश्न में यह माना है कि बच्चे ने पूरा कार्य मार्गदर्शन में ही किया है, यानी कि बिना मार्गदर्शन के वो कर नहीं सकती है। यहां पर बोला ना उसको मार्गदर्शन चाहिए, बिना मार्गदर्शन के वो कर नहीं सकती है। अगर इसमें ये बोल देता कि छोटा सा कोई मतलब किसी जगह है पर उसको मार्गदर्शन चाहिए था, तो आप इसको समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोल सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। प्रश्न ये कह रहा है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं थी? 3, जिसमें से पहली अवस्था कौन सी थी? पूर्व परंपरागत, है ना। तो पहली अवस्था की ही बात हो रही है। कौन सी अवस्था की बात हो रही है? पूर्व परंपरागत। पूर्व परंपरागत में मैंने आपको बताया था, बच्चा जो नैतिकता दिखाता है वो दंड से, पनिशमेंट से बचने के लिए दिखाता है। तो इसमें आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4, अंतर्निहित संभावित दंड। ठीक है, व्यक्तिगत मूल्य वगैरह उसके नहीं होते हैं, क्योंकि पहली अवस्था की ही बात आ रही है। ठीक है, व्यक्तिगत इच्छाएं एवं आवश्यकताएं ये सब बाद की बातें हैं। वो अपने सिद्धांत बना लेता है कि मुझे नैतिकता दिखानी है, वो तो बाद की बातें हैं। सबसे पहले वो दंड से बचने के लिए ही पहली अवस्था में नैतिकता दिखाता है। 17 वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। चलिए, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए जो आप उसकी स्कीमा है उसमें बदलाव करना है, उसको क्या कहते हैं? यानी कि पुरानी जानकारी में नई जानकारी ऐड करना एक तरह से, तो उसको बोलते हैं आत्मसातकरण। वही बात है, मैंने आपको बोला ना कि पुरानी जानकारी में नई जानकारी ऐड करना क्या कहलाता है? आत्मसातकरण। पुरानी जानकारी में संशोधन करके नई जानकारी ऐड करना क्या कहलाता है? समायोजन। पुरानी जानकारी को एक नई जानकारी को ग्रहण कर लेना, उसको क्या बोला जाता है? अनुकूलन। चलिए अगला प्रश्न बताइए। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है? सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम या फिर समीपस्थ विकास। देखिए, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, यानी कि सहयोग से सामंजस्य कर लिया है, यानी कि सहयोग लेना सीख लिया है, यानी कि सहयोग लिया जा रहा है पूर्ण रूप से, है ना। जैसे क्या है, वर्तमान का जो स्तर है, संभावित जो हमारा प्रदर्शन है उसकी तरफ ले जा सकें, जो हमने सोचा है उसकी तरफ ले जा सकें। तो इसको भी क्या है, सीटेट ने क्या माना था आंसर? सहारा देना, सहयोग देना। इसको भी क्या माना था सीटेट ने? सहयोग देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किसके अनुसार? पावलोव के अनुसार, स्किनर के अनुसार, युंग के अनुसार, पियाजे के अनुसार? बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में।
देखिए, जो जीन प्याजे हैं वो बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक मानते हैं और उन्होंने ऐसा बोला है कि नन्हे बच्चे जो हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो दुनिया की समझ के बारे में अपने विचारों का स्वयं सृजन करते हैं। तो बच्चा क्या है, वैज्ञानिक भी होता है, एक ज्ञान का निर्माता भी होता है। ये चीज किसने बल दिया है इन चीजों पर? जीन प्याजे ने। किसने दिया है? जीन प्याजे ने। बड़ा ही सिंपल सा है। 20 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका चिंतन वयस्कों से किस चीज में भिन्न होता है और किस चीज में नहीं होता है, ये दोनों चीज आपको बतानी है। मात्रा प्रकार आकार में भिन्न होता है, मूर्तपरकता में भिन्न नहीं होता है। प्रकार में भिन्न होता है, मात्रा में भिन्न नहीं होता है। आकार में भिन्न होता है, किस्म में भिन्न नहीं होता है। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर क्या होगा। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 है। क्या है? ऑप्शन नंबर 3। प्रकार में भिन्न होता है। बच्चों का चिंतन मूर्त वस्तुओं के प्रति होता है और वयस्कों का मूर्त और अमूर्त दोनों के प्रति हो जाता है। तो ये प्रकार में ही तो भिन्न हुआ बजाय मात्रा के। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे ज्यादा चिंतन कर लेते हैं या फिर बड़े कम कर पाते हैं, या फिर बड़े ज्यादा चिंतन करते हैं बच्चे कम करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मात्रा में भिन्न नहीं होता है, किस में भिन्न होता है? प्रकार में। तो 21 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। जो वाइगोस्की का सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, उसके अनुसार बच्चे किसके सीखते हैं? जब बच्चे पुनर्बलन प्रदान किया जाता हो उन्हें तब सीखते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत तो किसी और का है। परिपक्व होने पर सीखते हैं, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में 22 वाले के आंसर क्या होगा। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है वयस्कों और समवयस्कों, वयस्क यानी कि बड़े उसके और उसके साथ वाले जो बड़े हैं उनके साथ परस्पर क्रिया करेगा बच्चा तभी सीखता है। ठीक है, अपने परिवेश में बड़ों की सहायता से ही सीखता है बच्चा। ये किसने बोला है? वाइगोस्की ने बोला है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? ये जोड़े दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। पहला ऑप्शन देखिए, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा। इसमें बोला गया है संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कर लेता है और कल्पनात्मक खेल खेल लेता है। शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग एवं अनुमान लगाने में सक्षम। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। अब देखिए एक एक करके एलिमिनेट करता हूं मैं आपको। देखिए पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष का बालक छोटा बालक होता है। जो शैशवावस्था में आता है वो जो आगमनात्मक विचार होते हैं, जो आगमन विधियां होती हैं, सबसे पहले जिनमें उदाहरण दिया जाता है उससे चलते हैं बच्चे। उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, जो चीजें ज्ञात हैं उससे अज्ञात की ओर, है ना। तो निगमनात्मक विचार नहीं होगा, यहां पर आगमनात्मक विचार होता तो हमारा आंसर हो जाता। ये कट गया। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, तर्क का अनुप्रयोग एवं अनुमान लगाने में सक्षम। शैशवावस्था में बच्चा अनुमान लगाने में सक्षम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। आगे देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी अवस्था है? जो 11 से 15 जो चौथी अवस्था है उसमें बच्चा अनुकरण प्रारंभ करता है। अनुकरण प्रारंभ करने वाली बात तो संवेदी पेशी अवस्था में थी, ये भी कट गया। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, जिसकी कितनी अवस्था थी? 2 से 7 वर्ष। संधारण कर लेता है और वर्गीकरण करने के योग्य हो जाता है। वर्गीकरण करना, चीजों में विभेदीकरण करना कब सीखता है बच्चा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। किसमें? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। चलिए, है ना, तो यही आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आधारभूत सहायता यानी कि शुरुआत में दी गई जो सहायता है उसका उदाहरण कौन सा है?
अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। दूसरा है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। तीसरा है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। चौथा है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। देखिए मूर्त और अमूर्त प्रकार के दोनों प्रकार के उपहार कौन से होते हैं, तो ये तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा, तो ये कट गया। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, तो प्रश्न पूछने को तो बढ़ावा देना है, ये भी कट गया। इसमें दिया है भाषण देना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के भाषण देना, ये भी कट गया। हमारा बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1, अनुमोदन और संकेत देना और नाजुक स्थितियों पर उनसे प्रश्न पूछना। यही आधारभूत सहायता है, इन सब की मदद से आप सहायता बच्चे की कर सकते हैं। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, वाइगोस्की बोलते हैं ना कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है उसका मूल कारण क्या है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक स्कीमा का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया, युग्मन, संतुलन। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। देखिए संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसमें वाइगोस्की ने बोला है कि जो बच्चा है वो समाज में क्रिया करके सीखता है, तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया इसका आंसर हो जाएगा। ये स्कीमा वाली बात तो जीन पियाजे की है, उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो तो पावलोव का है ना, तो ये सारे अलग अलग सिद्धांत हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की किस वस्तु किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने बाल विकास का कोर्स नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लीजिए उसको, ठीक है। जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की मैंने अच्छे से समझाया है, उनको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। उसको एक बार देख लेना आप, वीडियो सारी आपको समझ में आ जाएंगी, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। किसी बच्चे ने विशिष्ट उत्तर दिया है ना, तो कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के कौन से सोपान में आएगा, यानी कि कौन सी अवस्था में आएगा। सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छा लड़की लड़का अनुकूलन, कानून तथा व्यवस्था अनुकूलन, या फिर दंड आज्ञाकारी का अनुकूलन। अब बच्चे ने जो विशिष्ट उत्तर दिया है वो दंड से बचने के लिए दिया है, गलत। कानूनी व्यवस्था से वो डरता है इसलिए दिया है, गलत, क्योंकि डर की वजह से देना वो बता देता, अगर डर की वजह से होता तो वो बता देता कि डर की वजह से दिया है। अच्छा लड़का या लड़की बनने की कोशिश कर रहा है वो, ठीक है, गुड बॉय या गुड गर्ल बनने की कोशिश में उसने अच्छा उत्तर दिया है, ठीक है, यही आंसर होगा। आप कोहलबर्ग वाला वीडियो देख लेना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। अधिगम के लिए क्या जरूरी है जीन पियाजे के अनुसार, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन जरूरी है, ईश्वर के न्याय पर विश्वास रखें, शिक्षकों और माता पिता का पुनर्बलन जरूरी है, या फिर शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज जरूरी है। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है। क्या है ऑप्शन नंबर, बड़ा ही सिंपल सा है, शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज करवाना ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। कोई भी मनोवैज्ञानिक को जो चीज इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव है, वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, ठीक है। वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले टीचर के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे। एक विधि का आपको चयन करना है कि किस विधि को आप इंपॉर्टेंस देंगे, किसके परिप्रेक्ष्य में, वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य में। मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रश्नों के प्रकार, या फिर सहयोगी प्रोजेक्ट। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर क्या होगा। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 है। क्या है ऑप्शन नंबर 4, सहयोगी प्रोजेक्ट। सहयोगी प्रोजेक्ट यानी कि सारे बच्चों को एक साथ प्रोजेक्ट दिया जाएगा, सारे बच्चे मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, एक दूसरे का सहयोग अगर वहां पर होगा तो उनका सामाजिक जो विकास है वो अपने आप होगा, ठीक है। वाइगोस्की इसी पर तो बल देते हैं, है ना। तो आंसर हो गया 28 वाले का ऑप्शन नंबर 4।
जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकों में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो क्रियाओं को जाना जाता है। यानी कि प्रश्न में दो क्रियाएं दी गई हैं। पहली क्रिया यह है कि वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन, पहली वो होगी, ठीक है। और दूसरी है कि नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन। ये दो क्रियाएं हैं। तो आपको किस नाम से जानते हैं इन दो क्रियाओं को? समावेशन और अनुकूलन के नाम से, साम्यीकरण या फिर संशोधन के नाम से, समावेशन या फिर समायोजन के नाम से, समायोजन या फिर अनुकूलन के नाम से। बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। देखिए, दूसरी योजना बढ़ी है कि नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन। मैंने आपको बताया था ना कि जो संशोधन करना होता है समायोजन के अंतर्गत आता है। पुरानी जानकारी में संशोधन करके नई जानकारी ऐड करना समायोजन के अंतर्गत आता है। और दूसरी बात जो समायोजन वाली है वो इस पॉइंट में दी गई है, और पहली समावेशन की बात दी गई है। देख लीजिए आप नीचे यहां पर, बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन, जो नई जानकारी है उसमें संशोधन करके प्राप्त की जा रही है जानकारी, ठीक है। तो पुरानी जानकारी में संशोधन करना समायोजन और नई जानकारी ग्रहण करना समावेशन। यही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने दूसरे ऑप्शन से पकड़ लिया, दूसरी लाइन में बोला है कि संशोधन वाली बात है, और संशोधन किस में आता है? समायोजन में, है ना। तो 29 वाले का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, ऑफलाइन कमेंट्स में आप लोग इसका आंसर करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। प्रश्न ये कह रहा है कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बातें करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक बच्ची है जो अपनी टी शर्ट को देखकर खुद से बातें कर रही है। उस चीज के अनुसार आपको आंसर बताना है। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे। वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा के अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। दूसरा ऑप्शन यह है कि जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेंगे और वाइगोस्की से खोजबीन मानेंगे। तीसरा है जीन पियाजे और वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी मां के अनुकरण के रूप में करेंगे। फोर्थ है जीन पियाजे और वाइगोस्की की व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रवृत्ति के रूप में करेंगे। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका जवाब आपको देना है नीचे कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेनेशन के साथ। बच्चे का खुद से बातें करना जीन पियाजे क्या कहते हैं, वाइगोस्की इसको क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो दोस्तों, ये जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की से इतने सारे प्रश्न थे प्रीवियस पेपर के। उम्मीद करता हूं कि यहां से बाहर तो कभी प्रश्न जाना ही नहीं है। ये सारे प्रश्नों को ध्यान से देख लिया आपने, और जो जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की थ्योरी पढ़ी है, तो यहां से बाहर आपका प्रश्न नहीं जाना है। अलग अलग पेडागोजी में और बाल विकास में भी 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं इन 3 मनोवैज्ञानिकों से, ठीक है। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आपसे कल मिलेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।